नमस्कार। सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। यहाँ हम हिंदी और संस्कृत भाषा के व्याकरण एवं साहित्य से संबंधित हर बिंदु पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। यह चर्चाएं हमें आगामी परीक्षाओं के लिए सन्नद्ध करती है। पिछली कक्षा में हमने वर्तनियों के बारे में बात की थी। लगभग 50 अशुद्ध वर्तनियों का शुद्ध रूप जाना था। इस कक्षा में भी हम लगभग 60 अशुद्ध वर्तनियों का शुद्ध रूप जानेंगे। ये सभी वर्तनियाँ हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। वर्तनियाँ अशुद्ध होने के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है अशुद्ध अनुकरण। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि हम लोग अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो यदि अनुकरण अशुद्ध होगा तो हमारी भाषा भी अशुद्ध होगी, वर्तनियों में भी अशुद्धता आएगी। दूसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। हम जिस भी जगह से होते हैं वहाँ का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ता है। तो दूसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभाव, अर्थात क्षेत्र का प्रभाव, जगह का प्रभाव। तीसरा कारण है व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी। यदि व्याकरण के नियमों से हम अनजान रहेंगे तो उस कारण भी हमारी भाषा में अशुद्धता आती है। इसलिए तीसरा कारण है व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी। चौथा कारण है अभ्यास की कमी। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी अशुद्धियों को दूर नहीं करेंगे तो हमारी भाषा आजीवन अशुद्ध ही रहेगी। इसलिए अभ्यास की कमी भी वर्तनियों का अशुद्ध होने का कारण हो सकता है। आइए आज के पाठ में बढ़ें। पहला शब्द है आजकल, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा आजकल। आजकल यहाँ पर शुद्ध प्रयोग है, सही है, जबकि आजकल अशुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है प्राणी। प्राणी अशुद्ध वर्तनी है। जब भी णों में ह्रस्व ई की मात्रा होगी तो वह अशुद्ध होगा, और जब भी णों में दीर्घ ई की मात्रा होगी तो वह सही होगा। अगला शब्द है करिए। यहाँ पर करिए अशुद्ध प्रयोग हुआ है, जबकि शुद्ध प्रयोग होगा करिए, अर्थात यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ए स्वर का प्रयोग होगा, न कि य व्यंजन का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे जो भी शब्द आएंगे, करिए, पढ़िए, खाइए, पीजिए, ये सारे प्रयोग इसी प्रकार से होंगे। उनमें अंत में ए स्वर आएगा, न कि य व्यंजन। तो सही वर्तनी है करिए। अगला शब्द है आखिर। यह भी अशुद्ध प्रयोग है। इसका सही प्रयोग होगा, शुद्ध प्रयोग होगा आखिर। ख में दीर्घ ई न होकर के ह्रस्व ई है, इसलिए सही प्रयोग होगा आखिर। अगला शब्द है नीति। त में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ने के कारण यह अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा नीति। त में जब ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी तो यह शुद्ध रूप में होगा। तो सही प्रयोग है नीति। अगला शब्द है परिणीति। परिणीति यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध होगा परिणति। ण में कोई भी मात्रा नहीं होगी, केवल अ स्वर जुड़ा होगा। तो यहाँ पर सही जो वर्तनी है वो है परिणति, न कि परिणीति। यह अशुद्ध प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग है परिणति। अगली वर्तनी है ज्योत्सना। यह यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा, शुद्ध वर्तनी होगी ज्योत्सना। अगला शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, और ऊंचाई यहाँ पर सही प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ऊ है, तो इसलिए ऊंचाई होगा, न कि ऊंचाई। अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति भी यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, क्योंकि त में दीर्घ ई की मात्रा जोड़ी गई है, जबकि शुद्ध प्रयोग होगा कीर्ति, अर्थात त में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी, तो शब्द बनेगा कीर्ति, जो कि शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है अंतर्मन। यहाँ पर हम त के बाद अर्ध र का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसके अनुसार त के बाद आने वाला अक्षर या वर्ण उसके ऊपर र अर्ध रूप में लगा होना चाहिए, किंतु यहाँ पर त के ऊपर अर्ध र लगा हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा अंतर्मन। म के ऊपर र अर्ध रूप में लगा होना चाहिए, इसलिए यह रूप शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मंत्रिमंडल, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा मंत्रिमंडल। त्र में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी, न कि दीर्घ ई की मात्रा, इसलिए यह रूप अशुद्ध हो जाता है, और शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल, जिसमें कि ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ी हुई है। अगला शब्द है उपरोक्त। यह भी अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा उपर्युक्त।
उपर्युक्त शब्द में यण संधि है। इसमें दो शब्द हैं, एक है ऊपरी, दूसरा है उक्त, अर्थात ऊपर कहा गया। यहाँ पर जो री में ई स्वर है इसका य हो जाएगा, और जो र है वो हलंत हो गया, यह य के ऊपर चला जाएगा अर्ध रूप में और शब्द बन जाएगा उपर्युक्त। इसलिए यह शुद्ध वर्तनी है, जबकि उपरोक्त अशुद्ध वर्तनी है। अगला शब्द है सन्यासी। यह वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध प्रयोग होगा सन्यासी। स के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा, यही इसका शुद्ध रूप है। इस शब्द में सम उपसर्ग है और बाद में न्यासी शब्द जुड़ा है, तो यहाँ पर सम में म हलंत है, म का अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बनेगा सन्यासी। ये इसका शुद्ध रूप है। अगली वर्तनी है रचेता। हम में से बहुत सारे लोग इस वर्तनी का अशुद्ध प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं रचेता, जबकि शुद्ध रूप है रचयिता। र च य में हरस्वई की मात्रा और ता, रचयिता, तो यह इसका शुद्ध रूप है रचयिता। अगली वर्तनी है उज्ज्वल, जबकि यहाँ पर उज्ज्वल लिखा है तो यह अशुद्ध रूप है, अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल। ध्यान रखिएगा, जब भी उज्ज्वल, प्रज्वल ये शब्द आते हैं तो यहाँ पर दो ज होते हैं और दोनों ही हलंत होते हैं, आधे होते हैं, तो शब्द बनता है उज्ज्वल, न कि उज्ज्वल। तो यहाँ पर शुद्ध प्रयोग होगा उज्ज्वल। अगला शब्द है शारीरिक। यह यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, इसका शुद्ध उच्चारण होगा शारीरिक। र में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ जाएगी, शब्द बनेगा शारीरिक, जबकि शारीरिक अशुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है व्यवहारिक। व्यवहारिक अशुद्ध प्रयोग है, हम में से कई लोग व्यवहारिक का उच्चारण करते हैं, जबकि सही उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण है व्यावहारिक। य में आ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बनेगा व्यावहारिक। यह शुद्ध प्रयोग है, इसी का उच्चारण किया जाना चाहिए। अगली वर्तनी है अपराहन। यह वर्तनी अशुद्ध है, इसका अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इसका सही प्रयोग होगा अपराहन, क्योंकि यहाँ पर ह पूर्ण रूप में है इसलिए यह अशुद्ध है, यहाँ ह हलंत होना चाहिए, तो ये वाला जो रूप है यह सही रूप है। अपराहन शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ प रा हलंत ह और न, अपराहन, यह इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है प्रादुर्भाव। यह यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है। एक तो यहाँ पर र द के ऊपर लगा है, जबकि यह भा के ऊपर लगा होना चाहिए, और यहाँ पर द में ह्रस्व उ होना चाहिए, ना कि दीर्घ उ, इसलिए यह वाला रूप यह अशुद्ध माना जाएगा। प्रादुर्भाव यह वाला रूप शुद्ध माना जाएगा। अगला शब्द है श्रृंगार। यह रूप भी अशुद्ध है, कई बार यह वर्तनी पूछी जाती है परीक्षाओं में, श्रृंगार, तो यह वाला रूप अशुद्ध है, यह वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही प्रयोग होगा श्रृंगार। इस शब्द को देखेंगे जरा एक बार, यहाँ पर श में री स्वर जुड़ा है, इसलिए यह बनेगा श्री या श्री, ऐसा बनेगा। इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं श्रृंगार, इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, श्रृंगार, इसलिए यह रूप मान्य है, शुद्ध रूप में यह है। आगे बढ़ेंगे। अगली वर्तनी है जेठ, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, आधा ज, यह में एक की मात्रा, आधा श और ठ, ज्येष्ठ, यह इसका शुद्ध प्रयोग होगा। अगली वर्तनी है रासायनिक, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा रासायनिक। र में आ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बनेगा रासायनिक, जबकि रासायनिक अशुद्ध प्रयोग है। हम में से कई लोग रासायनिक शब्द का उच्चारण करते हैं, जबकि सही उच्चारण है रासायनिक। अगला शब्द है स्थायी। यहाँ पर था के बाद दीर्घ ई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर य व्यंजन होगा और उसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ेगी, तो यह प्रयोग शुद्ध रूप में माना जाएगा, जबकि जिस रूप में ई स्वर जुड़ा है वह अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा। यहाँ पर य व्यंजन में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ेगी, यह शुद्ध रूप माना जाएगा, तो सही वर्तनी है स्थायी। अगला शब्द है महामारी, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। यहाँ पर म में आ की मात्रा ना जुड़ करके सिर्फ अ जुड़ेगा, इसलिए शब्द बनेगा महामारी, जो कि शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है कुमुदनी। यह भी अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा कुमुदिनी। द में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी और शब्द बनेगा कुमुदिनी, यह इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है
छः या छह, यह यहाँ पर अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा छह। छह में जब हम विसर्ग जोड़ेंगे, विसर्ग योजित करेंगे तो हमें शुद्ध रूप प्राप्त होगा। अगली वर्तनी है अपकीर्ति। यहाँ पर त में दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए यह अशुद्ध रूप है, जबकि शुद्ध रूप में त में ह्रस्व ई की मात्रा होती है। तो अपकीर्ति यह शुद्ध रूप है और अपकीर्ति यह अशुद्ध रूप है। अगला शब्द है अधोपतन। यह शब्द कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अधोपतन वर्तनी सही है या नहीं? तो अधोपतन वर्तनी अशुद्ध है, सही नहीं है। इसकी जगह में शुद्ध वर्तनी होगी अधः पतन। ध के बाद यहाँ पर विसर्ग योजित होगा और उच्चारण होगा अधः पतन। तो यह यहाँ पर सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, जबकि अधोपतन अशुद्ध वर्तनी है। अगला शब्द है जानवी। यह नाम आपने कई बालिकाओं का सुना होगा, जबकि जानवी अशुद्ध प्रयोग है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसकी जगह में जाह्नवी प्रयोग शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी है जाह्नवी। इसमें आधा ह है और न है, इसके बाद व में दीर्घ ई की मात्रा है। इस शब्द को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जा आधा ह हलंत ह न और वी में दीर्घ ई की मात्रा, तो जाह्नवी यह इसका शुद्ध प्रयोग होगा। अगला शब्द है उन्नति। उन्नति भी यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, त में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी तो बनेगा उन्नति, तो यह यहाँ पर शुद्ध प्रयोग है, जबकि उन्नति यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है। अगली वर्तनी है शोचनीय। यह अशुद्ध प्रयोग है, इसका शुद्ध प्रयोग होगा शोचनीय। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर श का फर्क है। तो हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के स हैं। पहला है स, इसका उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसलिए इस स को दंतीय स कहते हैं। अगला श है, इसका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसलिए इस स को तालव्य श कहते हैं। अगला श है, जिसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, इसलिए इस स को मूर्धन्य श कहते हैं। तो यहाँ पर दंतीय श है, इसलिए यह रूप अशुद्ध है, जबकि तालव्य श वाला रूप शुद्ध है। अगली वर्तनी है कौशल्या। यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर दंतीय स है, इसलिए यह रूप अशुद्ध है, जबकि शुद्ध रूप में तालव्य श आएगा, इसलिए कौशल्या रूप शुद्ध है। अगली वर्तनी है वेशभूषा। यहाँ पर वेश में जो श है वो मूर्धन्य श है, जो कि अशुद्ध प्रयोग है, इसका शुद्ध प्रयोग होगा तालव्य श वाला प्रयोग, इसलिए यह वर्तनी शुद्ध है। अगली वर्तनी है कैलाश। यहाँ पर श का प्रयोग हुआ है जो तालव्य है और यह अशुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह में दंतीय स आएगा, यह प्रयोग शुद्ध कहा जाएगा, इसलिए कैलाश शुद्ध वर्तनी है। अगली वर्तनी है शीर्षक। यह वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो तालव्य श है जिसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी है, उसके बाद ह्रस्व र का प्रयोग हो रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क के ऊपर अर्ध र लगा है, इसलिए यह वर्तनी अशुद्ध है, गलत है। इसका सही रूप होगा शीर्षक। मूर्धन्य श के ऊपर हलंत र लगेगा तो यह प्रयोग शुद्ध होगा, इसका उच्चारण होगा शीर्षक। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्तनी है संशोधित। यह अशुद्ध वर्तनी है, इसमें दंतीय स की जगह आएगा तालव्य श, तो यह प्रयोग शुद्ध होगा, यह वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी। अगली वर्तनी है मातृभूमि, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। यहाँ पर त और र न होकर के त में री स्वर जुड़ेगा, होगा मातृभूमि। मातृभूमि यह इसका शुद्ध रूप होगा, न कि मातृभूमि। अगली वर्तनी है ब्रिज। ब्रिज यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है, ब्रिज की जगह जो सही वर्तनी होगी वो होगी ब्रज। ब्रज, और इसका उच्चारण होगा ब्रज, न कि ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर ब में र जुड़ा हुआ है, न कि री स्वर। अगली वर्तनी है कडाही। यह अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह शुद्ध प्रयोग होगा कड़ाही। यहाँ पर ड में नुक्ता लगेगा नीचे और इसका उच्चारण होगा कड़ाही। अगली वर्तनी है सामर्थ्य, जबकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है सामर्थ्य, तो यह अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध प्रयोग है, जबकि शुद्ध प्रयोग होगा सामर्थ्य। सामर्थ्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली वर्तनी है कवित्री।
हम में से कई लोग इस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं और इसीलिए गलत भी लिखते हैं, इसका लेखन भी अशुद्ध होता है। जबकि शुद्ध प्रयोग होगा कवयित्री, क व य में ह्रस्वई और त्र में दीर्घई, तो हो जाएगा कवयित्री। अगली वर्तनी है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान भी अशुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह में शुद्ध प्रयोग होगा अंतर्धान। यहाँ पर आधा ध न होकर के पूरा ध है और य का प्रयोग नहीं होता, तो शब्द बनेगा अंतर्धान, यही इसका शुद्ध प्रयोग है। अगली वर्तनी है अंताक्षरी। यह अशुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह शुद्ध प्रयोग होगा अंत्याक्षरी। यहाँ पर त हलंत होकर के इसमें य जुड़ जाएगा, तो यह इसका शुद्ध प्रयोग होगा अंत्याक्षरी। अगली वर्तनी है सुषमा। यह वर्तनी अशुद्ध है, इसकी जगह में सही वर्तनी होगी सुषमा। यहाँ पर तालव्य श की जगह मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, तो शब्द बनेगा सुषमा, यह इसका सही प्रयोग होगा, शुद्ध वर्तनी होगी। आगे है बीबी। इस शब्द का प्रयोग काफ़ी लोग बहुत गलत ढंग से करते हैं। यहाँ पर बीबी ना हो करके बीवी है, जो बाद है वो है, वो में दीर्घई है, बीवी ना कि बीबी। अगली वर्तनी है बल्ब। यह भी अशुद्ध प्रयोग है, अशुद्ध वर्तनी है, इसकी जगह शुद्ध वर्तनी होगी बल्ब। दोनों जगह ब है और बीच में हलंत ल है, बल्ब। अगली वर्तनी है भेसन। हम में से कई लोग इस शब्द का गलत उच्चारण करते हैं और इसी कारण इसको गलत भी लिखते हैं। भेसन नहीं होता है, यह गलत वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है, इसकी जगह में होता है बेसन। तो भ न होकर के होता है ब और उसमें एक ही मात्रा होती है, तो शब्द बनता है बेसन ना कि भेसन। तो भेसन अशुद्ध प्रयोग है और शुद्ध प्रयोग है बेसन। अगली वर्तनी है झाड़ू। झाड़ू यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, जबकि होता है झाड़ू। और कई बार हम बोलते सही हैं, उच्चारण सही करते हैं, लेकिन लेखन में गलती कर देते हैं। तो जो ड है, ड के नीचे नुक्ता लगेगा, होगा ड, और इसका उच्चारण होगा झाड़ू। अगली वर्तनी है मेढक। हम लोग यहाँ पर ढ में नुक्ता लगा देते हैं और उसको ढ बना देते हैं, तो वह अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, जबकि शुद्ध प्रयोग होगा मेढक, ढ में कोई नुक्ता नहीं लगेगा। अगली वर्तनी है बूढ़ा। हम यहाँ पर ढ में नुक्ता नहीं लगाते हैं और वह अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। शुद्ध वर्तनी में ढ में नुक्ता लगेगा और उच्चारण होगा बूढ़ा। अगली वर्तनी है अनुसंधान। यहाँ पर तालव्य श का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध है। यहाँ पर दंतीय स का प्रयोग होगा, जो यहाँ पर शुद्ध होगा। तो शुद्ध वर्तनी है अनुसंधान ना कि अनुसंधान। तालव्य श का प्रयोग नहीं होगा, दंतीय स का प्रयोग होगा। अगली वर्तनी है पेड़। हम में से कई लोग पेड़ गलत लिखते हैं, हम केवल ड लिख देते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी है पेड़। ड में नुक्ता लगेगा तो उच्चारण होगा पेड़। अगली वर्तनी है मातृभाषा। इसका भी हम बहुत गलत प्रयोग करते हैं और लेखन में भी गलतियां करते हैं। मात्र नहीं होता, मातृ होता है। तो में री की मात्रा लगेगी तो शब्द हो जाएगा मातृभाषा, जबकि यहाँ पर त और र मिला हुआ है, त्र है, तो यह अशुद्ध प्रयोग हो गया। मातृभाषा शुद्ध प्रयोग हो गया। अगली वर्तनी है औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पर यह अशुद्ध वर्तनी है, औद्योगिकीकरण नहीं होता, शुद्ध प्रयोग होगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, यहाँ पर की का प्रयोग नहीं होता। हम में से कई लोग की का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि अशुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी होगी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। आगे है निशुल्क। हम सब लोगों ने कई जगह यह शब्द लिखा हुआ देखा होगा, जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, तो यह अशुद्ध प्रयोग है। शुद्ध प्रयोग में नी के बाद विसर्ग लगता है और इसका उच्चारण होता है निःशुल्क। निःशुल्क, इसलिए शुद्ध वर्तनी है जहाँ नी के बाद विसर्ग लगता है। आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने लगभग 55 से 60 अशुद्ध वर्तनियों का शुद्ध रूप जाना। हम इन सभी वर्तनियों का प्रयोग अपने जीवन में रोज करते हैं। तो जो भी वर्तनी हम अशुद्ध कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा के बाद आप उन्हें शुद्ध रूप में उच्चारण करेंगे और उनका लेखन भी शुद्ध रूप में करेंगे। धन्यवाद।